राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी और उसके पूरे के पूरे टाइप्स आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कितने तरीके की होती है। ये बेसिकली दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को ध्यान दीजिएगा, इसको ही मेन मेमोरी पूछ बोलते हैं। कई बार ये सवाल डायरेक्टली आ जाता है कि मेन मेमोरी कौन सी होती है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी और टर्सरी मेमोरी, इसको ऐसी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले होते हैं प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर्स होते हैं, कैश होता है, रैम होती है, रोम रोम होती है। अब रैम, ये जो आगे की 3 है, इनको हम टेम्परेरी मेमोरीज़ में स्टोर कर सकते हैं, मतलब उनको हम टेम्परेरी मेमोरीज़ बोल सकते हैं। और रोम को हम परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं। अब टेम्परेरी और परमानेंट से क्या मतलब है? टेम्परेरी मेमोरी का मतलब है कि वो मेमोरी जहाँ पे अगर लाइट चली जाए तो उसका जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। ऐसी मेमोरीज को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। और परमानेंट मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे लाइट जाने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर्स क्या होती है। ये सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की, जहाँ पे बहुत ही हल्के-हल्के कैलकुलेशन स्टोर होते हैं, जैसे ए प्लस बी का इनका रिजल्ट स्टोर हो गया, किसी भी मेमोरी का एड्रेस स्टोर हो गया, ये लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट होती है। उसके बाद आती है कैश। यहाँ पे जो बहुत रिसेंटली यूज़्ड डेटा आने वाला है ना, ये वो यहाँ पे वो यूज़ होता है। तीसरा होता है रैम। रैम जो होती है ये मेन मेमोरी होती है और यहीं से ये जितने भी प्रोग्राम सीपीयू में एग्ज़ीक्यूट होते हैं, सीपीयू डायरेक्टली हर एक प्रोग्राम को मेन मेमोरी से ही मँगाता है। वो मेन मेमोरी से माँगेगा और मेन मेमोरी उसको प्रोवाइड कर देगी। हालाँकि कैश इन दोनों के बीच में काम आता है। सबसे पहले सीपीयू कैश के पास जाता है, अगर कैश के पास नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी से लाके कैश में रख लेगा और एक कॉपी सीपीयू को दे देगा। उसके बाद रोम। रोम मेनली यूज़ होता है फर्मवेयर स्टोर करने के लिए। फर्मवेयर जैसे बायोस वगैरह स्टोर करने के लिए, आगे हम इन डिटेल देखने वाले हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि पूरे के पूरे जो डेटा है उनको ये लॉन्ग टर्म में स्टोर करने के काम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन के साथ। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। सबसे पहले मेमोरी हायरार्की देख लेते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होगी, सबसे हाईएस्ट स्पीड रजिस्टर की होगी। जो स्पीड का ग्राफ है, अगर हम नीचे से ऊपर जाएँगे, जो हमारे स्पीड का ग्राफ है, अगर हम नीचे से ऊपर जाएँगे तो स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी, यानी सबसे लोएस्ट जो स्पीड होगी वो होगी एचडीडी की, फिर एसएसडी की उससे तेज़ होगी, फिर रैम की उससे भी तेज़ होगी, कैश की उससे भी तेज़ होगी और रजिस्टर की सबसे तेज़ स्पीड होगी। लेकिन हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी ऊपर से नीचे में बढ़ेगी। मतलब कैश की सॉरी रजिस्टर की सबसे छोटी कैपेसिटी होगी। कई बार तो ये सिर्फ़ केबीस में रहती है। उसके बाद कैश की आपको जो स्टोरेज है वो एमबीस में मिल जाएगी। फिर रैम बेसिकली जीबीज़ में रहती है, जैसे 4 जीबी की रैम, 8 जीबी की रैम, 16 जीबी की रैम। एसएसडीज़ ये तो आपको जीबी में और यहाँ तक कि टेराबाइट्स में भी मिल जाएगी। और एचडीडी ये भी आपको जीबीज़ और टेराबाइट्स में मिल जाएगी। तो जो स्टोरेज है वो ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है। और अगर प्राइस की बात करें, तो प्राइस सबसे महँगी जो होगी वो रजिस्टर होगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। फिर कैश होगी, फिर उसके बाद रैम होगी, फिर एसएसडी और फिर एचडीडी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि इनको अरेंज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कई बार कैपेसिटी के हिसाब से, कई बार यहाँ तक कि एक्सपेंसिवनेस के हिसाब से भी ये बोल सकता है, तो आप इन सब का ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सीपीयू रजिस्टर से। रजिस्टर सबसे छोटी यूनिट होती है, ये इंटरनल मेमोरी का पार्ट होती है, यानी ये सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट होती है, इसको आपको एक्सटर्नली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये द पार्ट ऑफ एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। अब एएलयू क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट का मतलब क्या है? जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता हो। अरिथमेटिक का मतलब हो जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता हो, और लॉजिकल का मतलब है जो कंपैरिजन करता हो। कंपैरिजन मतलब जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है कि नहीं, इसको कंपैरिजन बोलते हैं। और ये अरिथमेटिक मतलब ए प्लस बी, ये कैलकुलेशन में आ जाएगा। उसके बाद कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके के जो रजिस्टर्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनमें से सबसे पहला है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर, मान लीजिए अगर ए प्लस बी अगर अगर कंप्यूटर अभी कर रहा है और नेक्स्ट में सी प्लस डी करना है, तो जो प्रोग्राम काउंटर है वो सी प्लस डी वाले इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखेगा। उसके बाद एक्यूमुलेटर क्या करता है? मान लीजिए अगर आपने कुछ ऐसे वो दिया है, कमांड दिया है ए प्लस बी प्लस सी, तो कभी कंप्यूटर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ नहीं करता है। वो क्या करता है? सबसे पहले ए प्लस बी करता है और इसका जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है।
वो रिज़ल्ट जो आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा और उस रिज़ल्ट को बाद में सी के साथ ऐड करेगा। तो जो एक्यूमुलेटर है वो रिज़ल्ट स्टोर करवाने के काम में आता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन स्टोर कराने के काम में आता है। और ये बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए इनकी जो प्राइस भी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। उसके बाद कैश थर्ड सबसे पहले देखते हैं कैश। कैश क्या है? कैश जो सीपीयू मान लीजिए ये आपका सीपीयू है और ये आपकी मेन मेमोरी है यानी रैम है। इन दोनों के बीच में कैश इस्तेमाल होती है। कैश क्या करता है? मान लीजिए आप कोई-कोई डेटा बार-बार यूज़ करते हैं। तो अगर रैम से अगर आप डायरेक्टली डेटा लाएँगे तो रैम क्या है? थोड़ा-सा स्लो है एज़ कंपेयर टू कैश। यानी ये कैश क्या करता है? कैश रैम से डेटा मँगा के अपने पास रख लेता है और जैसे ही सीपीयू डेटा माँगता है, तो कैश पहले चेक करता है क्या वो डेटा उसके पास है। अगर उसके पास डेटा होता है, तो वो वहीं से डेटा दे देता है। इसके कारण जो सीपीयू की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है। अब मान लीजिए कैश के पास वो डेटा नहीं है, तो वो क्या करता है? वो रैम के पास जाता है, रैम से डेटा मँगाता है और एक पीस खुद के पास रखता है यानी एक कॉपी खुद के अंदर स्टोर कर लेता है और एक दे देता है सीपीयू को। ताकि अगर नेक्स्ट टाइम सीपीयू को चाहिए हो तो वो रैम में ना जाके डायरेक्टली कैश से ले ले। अब कैश भी 3 तरीके के होते हैं, पहला है L1 दूसरा है L2 तीसरा है L3। L1 कैश सबसे फास्टेस्ट होता है, इससे फास्ट कोई भी कैश नहीं होता है। उसके बाद L2 कैश, ये थोड़ा-सा L1 से स्लोअर होता है और सबसे स्लोअर होता है L3 कैश। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है रैम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है? ये जो है तो ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी है इन द सेंस कि जो कंप्यूटर से जितना भी डेटा फेच होके आता है, वो पूरा का पूरा रैम से ही आता है, वो और किसी मेमोरी से नहीं लेता है। रैम से आएगा और रैम से आने के बाद कंप्यूटर डायरेक्टली वहीं उसी को प्रोसेस करेगा, यानी सीपीयू डायरेक्टली प्रोसेस करेगा। इसका जो एडवांटेज है वो डायरेक्ट एक्सेस है, यानी आप ये बहुत कम टाइम में डेटा डायरेक्टली एक्सेस करके दे सकता है उसको। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एचडीडी की यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो अगर उसके जो उसके डिस्क और जो ट्रैक्स होते हैं, तो उसमें जो स्पिंडल लगी होती है, उस अगर उसको डेटा ढूँढना होता है तो वो धीरे-धीरे करके वो स्पिंडल वहाँ तक जाएगी, उसके बाद फिर वो डेटा वो वहाँ से मिलेगा। तो थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन जो रैम है वो बहुत जल्दी डेटा ला के दे देती है। उसके बाद रैम के थोड़ा-सा ड्रॉबैक्स भी हैं कि लिमिटेड स्टोरेज होती है, यानी मान लीजिए 4 जीबी की ही रैम है, तो अब 4 जीबी से 4 जीबी से ज़्यादा का डेटा यहाँ पे नहीं रह सकता। कई बार जैसे पबजी जैसे गेम और भी बड़े-बड़े गेम होते हैं जैसे कि जीटीए 5 वगैरह, ऐसे गेम्स मोर देन 5 जीबीज़ यानी 5 जीबी से बहुत ज़्यादा ज़्यादा के होते हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये पार्शियल डेटा लाता है, यानी जो ज़रूरत का अभी है उसको ला के रख लेगा और उसको देता जाएगा और जैसे-जैसे उसको डेटा की ज़रूरत होगी तो वो मेन मेमोरी से डेटा उठा-उठा के रैम में रखता जाएगा। तीसरा है वोलेटाइल नेचर का है, यानी अगर एक बार लाइट गई तो वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे डेटा को इरेज़ कर देता है। अब रैम का क्या है? रैम 2 तरीके की होती है। सबसे पहले एसरैम, डीरैम। एसरैम होता है स्टैटिक रैम, डीरैम क्या होता है? डायनामिक रैम। अब इन दोनों में जो एसरैम है वो सबसे फास्टेस्ट है और जो डीरैम है वो थोड़ा-सा स्लोअर है। एसरैम क्या है? किस चीज़ के काम में आती है? एसरैम कभी-कभी कैश बनाने के भी काम में आ जाती है, ये इतनी फास्ट है। लेकिन जो डीरैम है, ये हमेशा मेन मेमोरी यानी जो रैम बनेगा ना, वो मोस्टली डीरैम से ही बनता है। अब एसरैम और डीरैम में क्या अंतर है? एसरैम और डीरैम एसरैम थोड़ा-सा फास्टर है, डीरैम थोड़ा-सा स्लोवर है। अब फास्टर और स्लोवर होने का क्या कारण है? सबसे पहले एसरैम जो होता है वो फ्लिप-फ्लॉप्स पे काम करता है। फ्लिप-फ्लॉप्स यानी ये 0 और 1 स्टोर करता है और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये किसके फिलॉसफी पे काम करता है? ये कैपेसिटर्स 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 एंड ट्रांजिस्टर्स पे वर्क करता है। यानी इसको जो कांस्टेंट रिफ्रेश है, यानी इसको बार-बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि ये बार-बार रिफ्रेश हो सके और डेटा अपने अंदर स्टोर कर सके। इसके कारण से डीरैम थोड़ा-सा स्लोअर हो जाती है। और कुछ जो डिफरेंट टाइप्स के रैम हैं, कुछ रैम्स और बता देता हूँ, कभी-कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे डीडीआर रैम यानी डबल डेटा रेट रैम। फिर उसके बाद अ, एक होता है आरडी रैम यानी रैम्बस डा डा रैंडम रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर कुछ होता है एसरैम यानी ऐसे सिंक्रोनस हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी और तरीके की रैम होती हैं। फिर अब चलते हैं रोम। रोम रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी यानी ये मोस्टली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये फर्मवेयर्स को स्टोर करने के काम में आती है। फर्मवेयर्स ये परमानेंट तरीके की मेमोरी है यानी डेटा पीआर
MENENT ये परमानेंट तरीके की मेमोरी है, यानी डेटा अगर एक बार यहाँ पे सेव हो गया, तो आपको अगर लाइट चली भी जाती है ना, तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा। इसके 3 तरीके हैं, मेनली 3 तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको और बताऊँगा, PRAM, EPRAM, डबल EPRAM। PRAM क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार अगर आपने रोम बनाई और रोम बनाने के बाद आप सिर्फ़ उसपे एक बार लिख सकते हैं। एक बार आपने लिख दिया ना, आप ये डेटा दोबारा इरेज़ नहीं हो सकता है। सो ये एक ही बार सिर्फ़ एक ही बार प्रोग्राम हो सकती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट डेटा ओनली वन्स। फिर ईपीरोम, इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये ऐसी रोम है जो कि डेटा जिसका इरेज़ हो जाएगा, लेकिन इरेज़ होने के लिए थोड़ा-सा हार्डल है। क्या है? कि मान लीजिए अगर आपने कोई डेटा एक बार लिखा, तो अब ये डेटा इरेज़ सिर्फ़ यूवी रेज़ से होगा, यानी जब तक आप इसको अल्ट्रावायलेट रेज़ नहीं देंगे, तब तक ये डेटा इरेज़ नहीं होने वाला है। इसलिए ये जो रैम है, ये थोड़ा-सा लिटिल बिट थोड़ा-सा ये क्या हो जाती है कि ये थोड़ा-सा आउटडेट हो चुकी है। बार-बार आपको अगर मान लीजिए थोड़ा-सा कुछ भी चेंजेस करने हैं इंटरनल सॉफ्टवेयर में, हालाँकि प्रिस्क्राइब नहीं होता है, बट अगर कुछ लोग जिनको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अगर वो चेंज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो इसको ना लें, क्योंकि आपको अल्ट्रावायलेट रेज़ में 30 से 40 मिनट तक रखना पड़ेगा, तब जाके डिलीट होगा। इसलिए जो अभी लेटेस्ट यूज़ होती है, वो होती है ईईपीरोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप बहुत बार इरेज़ कर सकते हैं, आप मोर देन 10 थाउज़ेंड्स ऑफ टाइम आपको आपको इसमें डेटा इरेज़ कर सकते हैं और वापस से लिख सकते हैं। अब मैंने बोला था आपको एक और तरीके की रोम बताऊँगा, वो है एम रोम, यानी मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये ये वाली जो रोम है, ये ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फुल फॉर्म के लिए कभी-कभार अगर पूछ ले, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी होती है। अब फर्मवेयर्स क्या है? बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो वो बूटिंग की प्रोसेस करता है, यानी वो क्या करता है, सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो आपकी जो मेन मेमोरी है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की जो सेटिंग होती है ना, वो स्टोर होती है किसमें? बायोस में। और बायोस की जो सेटिंग बायोस में जैसे कि डेट वगैरह और ये सब जो सेटिंग्स होती हैं, वो स्टोर होती है सीमॉस में। यानी सीमॉस का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट रैम और रोम के बीच का डिफरेंस। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। जो इसका नेचर है, ये वॉलेटाइल है, यानी ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, जो लेकिन जो रोम है ना, वो परमानेंट टाइप का डेटा है, वो परमानेंट ही स्टोर करेगी। यहाँ पे क्या होगा? रीड एंड राइट बोथ, यानी रैम में आपको बार बार लिखना पड़ेगा और बार बार डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन ये प्राइमरली रीड ओनली होती है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा अगर अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो वो लिख सकता है, बट मोस्टली इसको प्रीफर यही किया जा सकता है कि सिर्फ आप जो आपने रोम में लिख दिया, आप उसी को रीड करें, आप उसको बार बार रीराइट ना करें। रैम बहुत फास्ट होती है, रोम थोड़ा-सा स्लोअर होते हैं, क्योंकि इसको कंप्यूटर को जस्ट स्टार्ट करना है, इसके बाद इसके मोस्टली काम खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसमें इतने ज़्यादा स्पीड की इसमें ज़रूरत नहीं होती। रैम एक्सपेंसिव है, रोम एक्सपेंसिव है, लेकिन रैम के कंपैरिज़न में एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं जो सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज है। अब सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। पहले फिगर से ही बता देते हैं। जो सेकेंडरी स्टोरेज है, वो है 3 तरीके की, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट स्टोरेज। अब मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या है? ये 3 तरीके में बँट सकते हैं। पहला हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, दूसरा हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। अब तीसरे जो बाकी हैं, वो हो जाएगी जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव में हो जाएगा मैनचेस्टर डिस्क, सॉरी विनचेस्टर डिस्क हो जाएगी, उसके बाद विनजिप हो जाएगी, ऐसे और भी तरीके के एचडीडीज़ आती हैं। उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज, इसमें क्या होता है, इसमें लेज़र की हेल्प से जो डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। लेज़र की हेल्प से इन द सेंस कि जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू-रे डिस्क हो गई। अब मैं इसी डायग्राम से आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अ, इसमें त इस डायग्राम से एक्सप्लेन करने का एडवांटेज ये हो जाएगा ना कि आपको एक ही साथ याद रहेगा कि कौन-कौन सी चीज़ें क्या है और किसमें कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे सीडी-रोम है। अब जो सीडी है, सीडी और डीवीडी दोनों दोनों के 3-3 तरीके होते हैं। जैसे सीडी-रोम, डीवीडी-रोम। अब सीडी-रोम क्या है? सीडी रीड ओनली मेमोरी। जैसे आपने कभी जब आप छोटे रहे होंगे, आप में से कुछ लोगों को अगर याद हो, तो हम लोगों के टाइम पे रामायण चला करती थी। अब रामायण एक डिस्क में आया करती थी और उसको हम लिख नहीं सकते थे। वो बस आती थी, जो भी उसमें वीडियो वगैरह सेव है, हम उसको बस चला सकते हैं। हम उसमें कुछ भी लिख लिख के अपडेट नहीं कर सकते। तो सीडी-रोम क्या है? इसमें आप नो अपडेट, मतलब सिर्फ़ जो एक बार लिख गया, आप उसी को सिर्फ़ रीड कर सकते हैं। अब दूसरी है सीडीआर। सीडीआर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, यानी अगर आपने जब आप छोटे थे, तो अगर आपने आपके
इसमें अगर कोडिंग वगैरह चलती रही होगी, मुझे अच्छे से याद है जब हम 10th में थे आईसीएसई बोर्ड में, तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट माँगा करते थे। तो प्रोजेक्ट के लिए हम प्लेन सीडी खरीदते थे और अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को उसमें सेव करते थे और उसके बाद ले जाते थे। लेकिन अगर एक बार जो प्रोजेक्ट सेव हो गया, तो वो वहाँ से उस सीडी से डिलीट नहीं हो सकता था। तो सीडी रिकॉर्डेबल यानी सिर्फ़ एक ही बार आपको प्लेन सीडी मिलेगी, आप उसको बर्न करके एक बार लिख सकते हो उसमें। तीसरा है सीडी आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल, यानी आप उसको कितनी बार भी लिख सकते हैं और कितनी बार भी डिलीट कर सकते हैं। अब सिमिलरली यही सेम फीचर डीवीडी में भी है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी रोम यानी अ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे भी वैसे सीडी की तरह ही सेम पूरे के पूरे फीचर्स, यानी वो आपको पहले से ही पूरे कुछ ना कुछ इनबिल्ट करके देंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो, ऑडियो, उसको आप ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो आप उसको उसके ऊपर कुछ रीराइट कर सकते हैं। दूसरा है डीवीडी आर यानी डीवीडी रिकॉर्डेबल। इसमें आपको सिर्फ एक प्लेन डीवीडी दे दी जाएगी, उसके अंदर आप डेटा भर सकते हैं। और तीसरा है डीवीडी आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू मतलब रीराइटेबल, यानी ये आपको ऐसी डिस्क है जहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, फिर से उसको डिलीट कर सकते हैं। लिख सकते हैं इन द सेंस कि आप उसमें कुछ वीडियो, ऑडियो ऐसी चीज़ें सेव कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है। तो डीवीडी आरडब्ल्यू। अब सिमिलरली एक नई टेक्नोलॉजी है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क क्या होती है? इन दोनों से थोड़ा-सा ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई करती है। ब्लू-रे डिस्क में इतने ये टाइप्स नहीं होते। ब्लू-रे डिस्क में बेसिकली क्या होता है, ब्लू-रे डिस्क 2 तरीके की आती है। सबसे पहले सिंगल लेयर जो कि 25 जीबी का स्टोर करती है और डबल लेयर जो कि 50 जीबी का स्टोर करती है। अब इनकी मैं कैपेसिटी बता दूँ, जो सीडी है वो 700 एमबी तक स्टोर करती है, जो डीवीडी है वो 4.7 से लेके 8.5 एमबी तक स्टोर करती है और जो ब्लू-रे है उसको मैंने बता ही दिया कि 25 जीबी से लेके 50 जीबी तक स्टोर करती है। ये 700 एमबी है, ये 4.7 जीबी से लेके 8.5 जीबी है। उसके बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्टोरेज है वहाँ पे कुछ और टाइप्स बता देता हूँ, जैसे हो गया फ्लॉपी डिस्क ये भी 3 तरीके की होती है। लेकिन जो इसका मैक्सिमम साइज़ होता है वो होता है 1.44 केबी। अब सीडी की कुछ और ख़ासियत बता देता हूँ। जैसे कि सीडी की जो डायमेंशन होती है वो होती है 210 मिलीमीटर, यानी जो डायमीटर होता है वो होता है 210 मिलीमीटर का, यानी 21 सेंटीमीटर का। इफ इन केस कभी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, या फिर अगर इंचेस में बात करें तो 4.75 इंचेस। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव भी बोलते हैं, यानी इसका डेटा हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पूरा डिलीट और वापस से लिख भी सकते हैं। ये 3-4 तरीके की होती है, जैसे हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेन ड्राइव, आप एसडी कार्ड और एसएसडी। अब जैसे मैंने आपको सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी बताई थी 700 एमबी, 4.7, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी क्या है? कई बार 8.5 भी आपको मिल जाएगा, लेकिन 8.5 तब मिलेगा जब बेसिकली ये डुअल साइड डीवीडी होगी, और डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क और ब्लू-रे डिस्क का फुल फॉर्म तो ब्लू-रे डिस्क है। 25 एमबी से 25 जीबी से 50 जीबी तक स्टोरेज होती है। फिर उसके बाद आप सॉलिड स्टेट ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, इसको मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल मेमोरी भी बोलते हैं। एसएसडी हो गया इसका एग्जांपल, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया। एसडी कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योर डिजिटल। कई बार इसको भी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा गया कि एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा-सा स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा-सा चीपर होती है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है, यानी प्राइमरी मेमोरी जो डेटा होल्ड कर सकती है, वो थोड़ा-सा कम है, किसके कंपैरिज़न में? सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिज़न में। प्राइमरी मेमोरी वो वोलेटाइल है, यानी टेम्परेरी है, ये नॉन वोलेटाइल है, यानी परमानेंट है। उसके बाद जो एग्ज़ाम्पल्स है रैम, कैश रजिस्टर्स, और जो पर सेकेंडरी मेमोरी के एग्ज़ाम्पल्स है वो है एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी मेनली हम यूज़ करते हैं अपना कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, या तो सेकेंडरी मेमोरी या फिर आजकल लोग क्लाउड पे भी अपना डेटा रखने लगे हैं। उसके बाद अब डेटा की यूनिट्स पे कुछ ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहली जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है बिट। बिट क्या होती है? या तो सिर्फ़ 0 या तो फिर 1, सिर्फ़ 2 ही फॉर्म में रिप्रेज़ेंट हो सकती है। उसके बाद निबल, निबल क्या होती है? जो 4 बिट्स से मिल के जो बन जाती है उसको बोल देते हैं निबल। 8 बिट से बनने वाले को बाइट, 1024 बाइट्स से मिलके बनती है केबी, 1024 केबी से बनता है एमबी, 1024 एमबी से मिलके बनता है जीबी, 1024 जीबी से मिलके बनता है टीबी, 1024 टीबी से मिलके बनता है पीबी, पीबी, और 1024 पीबी से मिलके बनता है ईबी, और जो
जीओपी बाइट होती है, ये सबसे हाईएस्ट बाइट होती है। इसके नीचे ईबी के नीचे मैं आपको बता देता हूँ 1024 ईबी से मिलके बनता है एक जेडबी, जेडबी का मतलब होता है जेट्टा बाइट, फिर 1024 जेडबी से मिलके बनता है एक वाईबी, वाईबी का मतलब होता है जेट्टा बाइट और उसके बाद यहाँ पे ब्रोंटा बाइट आता है और उसके बाद जीओपी बाइट आता है जो कि हाईएस्ट स्टोरेज फैसिलिटी है। उसके बाद थोड़ा-सा क्विकली जो एग्ज़ाम के रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रेश मेमोरी जो रिफ्रेश मेमोरी होती है वो डीरैम होती है, इसीलिए ये थोड़ी-सी स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू एसरैम और जो डीरैम होती है वो किसमें काम में आती है, वो मेन मेमोरी के बनाने में काम में आती है और जो एसरैम होती है वो कैश बनाने के काम में आती है। कैश 3 तरीके का होता है L1, L2 और L3। जो L1 रजिस्टर होता है वो L1 कैश होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। उसके बाद बायोस की लोकेशन क्या है? बायोस परमानेंटली स्टोर होता है रोम में और बायोस को ही फर्मवेयर भी बोलते हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ कंप्यूटर नहीं है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस हो वो होती है उसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं। 2 तरीके की बूटिंग होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या कौन-सी बूटिंग होती है? जब कंप्यूटर चालू रहता है और हम वापस से रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो उस जब हम वापस से रीस्टार्ट करते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं वार्म बूटिंग और लेकिन कोल्ड बूटिंग क्या होती है? मान लीजिए कंप्यूटर स्विच ऑफ है। कंप्यूटर सबसे पहले स्विच्ड ऑफ है और उसके बाद हम ऑन करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? कई बार मेमोरी हमारी कम पड़ जाती है तो क्या करते हैं, एक नई वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे हम जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कंसीडर कर लीजिए अगर एसएसडी है, तो हम क्या करते हैं, हम एसएसडी का एक छोटा-सा पार्ट ले लेते हैं और उसको मेन मेमोरी की तरह ही बना देते हैं। हालाँकि उतनी तेज़ नहीं होती है बट हम थोड़ा-सा एल्गोरिथम लगा के ट्राई करते हैं, हम जल्दी से डेटा वहाँ से फेच कर पाएँ। इसी कॉन्सेप्ट को वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। और एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी मिलके एक्सेस टाइम बनाता है। उसके बाद रैम के और भी कुछ तरीके होते हैं जैसे डीडीआर, डीडीआर4, डीडीआर5, डीडीआर2, कैश के L1, L2, L3 ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एसएसडी के कुछ और तरीके हैं जैसे एनवीएमई। एनवीएमई का फुल फॉर्म होता है एनवीएमई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। साटा, SATA, साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर वो आती है पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर उसके बाद फ्लैश ड्राइव के बारे में तो बता ही दिया है मैंने। उसके बाद दोस्तों अ, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आपका देखने के लिए और आप हमें फीडबैक लिख के ज़रूर बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।